हेलो एवरीवन, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू टॉपिक फॉर टुडे, जो कि है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जो हमारा यूनिट 9 है एनटीए नेट जेआरएफ एग्जामिनेशंस का। इस यूनिट की खास बात ये है कि ये इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ ये बहुत इजी भी है। अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस यूनिट से वो बहुत ही बेसिक नेचर के क्वेश्चंस आए हैं। बट ऑब्वियसली बात है कि एनटीए नेट जेआरएफ के एग्जाम देकर आप कोई एडवोकेट या जज तो बनने नहीं वाले हो, आपको बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। सो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे बहुत बेसिक लेवल के होते हैं, बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अभी तक जो क्वेश्चंस मुझे याद है उसमें एक बार शायद कैविएट एम्प्टर का मीनिंग पूछा था, देन एक बार शायद कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये पूछा था, राइट। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये यूनिट जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है नेट जेआरएफ एग्जामिनेशंस के लिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है इस यूनिट की कि इस यूनिट के जो मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स हैं, कह सकते हो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लीगल एनवायरनमेंट में। आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एनटीए नेट जेआरएफ की वीडियोस की प्लेलिस्ट में लीगल एनवायरनमेंट की वीडियोस एक बार चेकआउट कर लो। उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड, राइट। जीएसटी एंड ऑल वी ऑलरेडी कवर्ड। बट यहाँ पर अगेन आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द कंटेंट अगेन, सो दैट एक क्विक रिविजन हो जाए हमारा उन टॉपिक्स के लिए। इस टॉपिक को अभी सिलेक्ट करने का, यूनिट 1 से सीधे यूनिट 9 तक जाने का बेसिक एम मेरा ये है कि आई एम मेकिंग एन अटेम्प्ट कि जो भी यूनिट्स आपस में इंटरलिंक्ड है कहीं ना कहीं, उनको मैं साथ साथ लेकर के चलूँ, सो दैट देखो एक कह सकते हैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि टीचिंग और लर्निंग जो कह सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो एफिशिएंसी होती है, उसका जो एनहांसमेंट होता है वो तभी होता है जब वो रेपिटेटिव प्रोसेस हो। सो व्हाट आई बिलीव इज़ कि अगर सिमिलर टॉपिक्स हम एक साथ कवर करेंगे तो ये हमारी मेमोरी में जाकर लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन कर पाएगा, एंड एट द सेम टाइम हमें चीज़ों को समझने में आसानी होगी, क्योंकि हम एक ही नेचर की चीज़ें एक बार समझ के फिर हम अगले टाइप पे, अगले टॉपिक्स पे बढ़ेंगे, राइट। So let's start with today's video, but as you all know, before starting with today's video, let me remind you, please do like, share and subscribe the channel and be regular with the channel for all the latest updates. So let's start. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं इस यूनिट में। सबसे पहला है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, किसी भी एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कब बोलते हैं, क्या क्या रिक्विजिट्स होते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, गारंटी, मतलब एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो इसमें हमें डिस्कस करना है। फिर है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कंपनीज एक्ट 2013, एलएलपी एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, आईटी एक्ट 2000, आरटीआई एक्ट 2005, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि अभी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, बट डोंट वरी मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगी उसको, एंड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जीएसटी की बात करें तो जीएसटी भी हमने ऑलरेडी लीगल एनवायरनमेंट वाले वीडियो में कवर कर लिया है, जिसमें मैंने आपको एक बेसिक सी नॉलेज दे दी थी कि जीएसटी क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ था, क्या क्या कैटेगराइजेशन है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि जीएसटी के लिए यू प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियोज़ ऑफ सीए देवेंद्र रहेजा, जिनकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जीएसटी क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या था, क्यों यूज़ होता है, हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एफिशिएंट वे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एंड बट ऑब्वियसली बात है, किसी भी टैक्स को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेटर और कौन एक्सप्लेन कर सकता है, राइट। सो आई वुड सजेस्ट यू कि जीएसटी के लिए स्पेशली आप उनकी सारी वीडियोस को फॉलो करो, एंड एट द सेम टाइम जो यूनिट 10 है हमारे नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन का, दैट इज इनकम टैक्स वाला पार्ट, उसका भी सम ऑफ द पोर्शंस आई विल बी कवरिंग। बट जहाँ तक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात है, उनसे बेटर टैक्स के बारे में आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस, अगर आपको इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझने हैं, इसके न्यूमेरिकल पार्ट समझने हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उनकी वीडियोस ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने मेंशन कर रखा है। सीए देवेंद्र रहेजा, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ वेरी गुड टीचर एट द सेम टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में।
इस एक्ट की अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो इस एक्ट में कह सकते हो कि सारे जो भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट रेलिवेंट क्राइटेरियंस हैं किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, वो सब इसमें मेंशन्ड होता है, ठीक है। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन्ड इन दिस एक्ट, ठीक। फर्स्ट पॉइंट, विच डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ गवर्निंग ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या क्या वो लॉज हैं जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल कब होता है, इलीगल कब होता है, वैलिड कब होता है, इनवैलिड कब होता है, ये सब कुछ इसमें मेंशन्ड है। एंड द सेकेंड पॉइंट सेज इट कवर्स स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी एंड एजेंसी। जिनको ये टर्म्स पहले पता है, वेल एंड गुड। नहीं पता है तो हम आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये टर्म्स क्या होते हैं। यूजुअली पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि बेलमेंट क्या है, प्लेज क्या है, गारंटी क्या है, एजेंसी क्या है, बट ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। जस्ट बी assured of that, and at the same time these topics are also important for your examination, क्योंकि इसका मीनिंग पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, राइट। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये जो सेक्शंस है ना, इनको थोड़ा सा अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि जहाँ तक लॉ की बात आती है, जितने भी लॉज की बात आती है, जब भी एक्ट्स की बात आती है, तो सबसे बड़ा टास्क जो हो जाता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, वो सेक्शंस को याद रखना, एक्ट्स को याद रखना हो जाता है। बट थोड़ी सी एफर्ट करोगे तो ये याद रखने में कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 2H के बारे में, जिसमें डिफाइन किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, कोई भी एग्रीमेंट जो कि लॉ से एनफोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका क्या मतलब हुआ? एग्रीमेंट तो किसी के भी बीच में हो सकता है ना, एग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, राइट, यस और नो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो कह सकते हो कि सारे जितने भी लॉज हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन सब से बाइंडेड होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आपको एग्रीमेंट और ये कॉन्ट्रैक्ट समझा सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल से कि यू पीपल आर यू हैव अ फ्रेंड ऑफ योर्स जिसका मान लो कोई बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल, एंड द फ्रेंड अप्रोचेज यू कि यार ये वाला काम मेरा करा दो, ये वाला सेल्स मेरा एनहांस करवा दो, तो आई विल बी पेइंग यू समथिंग, राइट। उसने ऐसे ही आपको वर्बली बोला और आपने आउट ऑफ कर्टसी, आउट ऑफ योर लव फॉर योर फ्रेंड, आपने वो काम उसके लिए किया। एंड नाउ माइट बी पॉसिबल कि आपका वो फ्रेंड आपको डिच कर दे और जो पेमेंट उसने प्रॉमिस किया था वो पेमेंट आपको ना दे, राइट। तो यहाँ पे आप जाके उसके ऊपर केस तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि उसने तो आपसे कहा था, आपने अपना बिल्कुल 100% दे के उसका सारा काम भी किया, वो पेमेंट नहीं दे रहा है, तो आप उससे लड़ने बैठ जाओ, तो यू नो कोर्ट इज गोइंग टू हेल्प यू। वेयर इन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करती है कि आप मेरी इतनी सेल्स करवाओ, मैं आपको इतना सैलरी दूंगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप तो बनता ही है, साथ ही साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में भी आप एंटर करते हो कि अगर वो पर्सन आपको पेमेंट नहीं देता है सेल्स इंक्रीज कराने के बावजूद, तो आप उस पर्सन के अगेंस्ट केस कर सकते हो कि आपको पेमेंट नहीं मिला है, ठीक है। यही बेसिक डिफरेंस हो गया एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में। बहुत सिंपल लेवल पे मैंने समझाने की कोशिश की है, आई जस्ट होप इट्स क्लियर। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो हैं एग्रीमेंट और एनफोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट होना चाहिए और एनफोर्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अब एग्रीमेंट और एनफोर्सिबिलिटी क्या होती है ये समझ लेते हैं। सेक्शन 2E सेज every promise and every set of promises forming the consideration for each other is agreement. कंसिडरेशन बेसिकली कह सकते हो कि एनीथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू कंसिडरेशन होती है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉमिस जहाँ पे कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व होती है उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। सेक्शन 2B सेज अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इज अ प्रॉमिस, राइट। कोई भी प्रपोजल, किसी भी पर्सन ने कोई प्रपोजल दिया और आपने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रॉमिस बन जाता है। जैसे मैंने आपको अभी जो एग्जांपल दिया था फ्रेंड का, आपके फ्रेंड ने आपको से फॉर एग्जांपल सिर्फ अप्रोच किया कि तुम मेरी सेल्स इंक्रीज करा दो, सो आपने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो दैट हैज़ बिकम अ प्रॉमिस कि हाँ ठीक है, आई बी एंटरिंग इनटू दिस टास्क एंड आई बी कंप्लीटिंग दिस टास्क। सेम थिंग हैपन्स व्हेन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, अगर किसी एम्प्लॉयर ने आपको अप्रोच किया है एंड यू हैव एक्सेप्टेड इट एज एन एम्प्लॉय, तो वो प्रॉमिस बन जाता है। आप कह सकते हैं कि बाइंड हो जाते हैं वो टास्क को करने के लिए। An agreement is said to be enforceable by law if it creates legal
ऑब्लिगेशन। एनफोर्सिबिलिटी कब आती है? जब कोई लीगल ऑब्लिगेशन हो जाती है। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब कि अगर किसी पर्सन ने वो काम नहीं किया तो वो लीगली पनिश किया जा सकता है, ये होता है लीगल ऑब्लिगेशन, राइट। सो आई जस्ट होप ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। 2H में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दिया है, 2E में एग्रीमेंट का मतलब दिया है, और 2B में एनफोर्सिबिलिटी किस तरह से अप्लाई होती है ये दिया है, और साथ ही साथ प्रॉमिस क्या होता है ये भी बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखो बेसिकली है तो 3 ही हेड्स, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा ये डिटेल्ड है तो इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा क्रिएशन, जिसमें एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड होता है, ठीक है। क्रिएशन मतलब किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया गया है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया है, ये आता है क्रिएशन में। तो इसमें सबसे पहले जो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस का मतलब सिंपल सा हो गया कि कोई भी चीज़ जो क्लियरली मेंशन की गई हो कि भाई ऐसा ऐसा है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो ये एक्सप्रेस हो गया। अब ये एक्सप्रेस ओरल वे में भी हो सकता है और ये रिटन वे में भी हो सकता है, कि यानी कि आपको किसी ने वर्बली बता दिया कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट तुम करने जा रहे हो उसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये तुम्हें फॉलो करना है, या फिर वो रिटन हो गया, किसी रिटन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आपको बताया गया, आपके सामने प्रेजेंट किया गया और आपने उसको अप्रूव कर लिया। इम्प्लाइड में ये चीज़ क्लियरली बताई नहीं जाती, ये अंडरस्टूड हो सकती है किसी पर्सन के बिहेवियर से, या फिर कुछ ऐसी बात जो उस पर्सन ने कही उससे, ये इम्प्लाइड होता है। और इम्प्लाइड का सिंपल सा मतलब कि ये अंडरस्टूड सा फैक्ट है, ठीक है। जब आप एज एन एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर के अंडर वर्क करते हो तो जो भी टास्क वो आपसे करवाना चाहते हैं वो आपको करने पड़ेंगे, राइट। ये कहीं मेंशन तो अलग से नहीं होता है ना कि आप अगर टीचर हो तो आपको सिर्फ क्लास में जाके पढ़ाना है, क्लासेस लेनी है, 10 क्लासेस लेनी है, 10 क्लासेस लेके वापस आ जानी है। बहुत सारे काम और भी होते हैं, राइट। आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना होता है, आपको बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व होना होता है। ये सारी चीज़ें अलग से कहीं मेंशन नहीं होती है, बट ये अंडरस्टूड है कि बीइंग अ टीचर आपका ये रोल हो जाता है, राइट। तो ये हो गया इम्प्लाइड का कि ये चीज़ें अंडरस्टूड है, एक्सप्रेस में आपको वो चीज़ें क्लियरली बता दी जाएंगी, इम्प्लाइड में आपको अपने आप समझ लिया आपने, ठीक है। सिंपल सा, आई होप इट्स क्लियर। फिर आता है एग्जीक्यूशन की बात कि एग्जीक्यूट किस तरह से होता है कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला जिसमें है वो है एग्जीक्यूटेड, यानी कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि जैसे मान लो इसको एग्जीक्यूशन को हम सिंपल सा एक कह सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी से समझ लेते हैं एग्जांपल लेके। एग्जीक्यूटेड में मान लो आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है कुछ गुड्स को परचेज करने के लिए, तो आपको वो गुड्स डिलीवर भी हो गए और आपने पेमेंट भी कर दिया, ठीक है। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गए, गुड्स भी डिलीवर हो गए और पेमेंट भी हो गई, ये 2 कंडीशंस थी और वो फुलफिल हो गई। एग्जीक्यूटरी में क्या होता है कि ना तो गुड्स डिलीवर हुए हैं अब तक, ना तो पेमेंट हुआ है, राइट। तो एग्जीक्यूटरी क्या हो गया कि दोनों ही जो कंडीशंस थी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट की वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई हैं, ना तो गुड्स डिलीवर हुए और ना ही आपका पेमेंट हो पाया है। उसके बाद पार्टली एग्जीक्यूटेड में यू विल हैव कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो कुछ हद तक ही कंप्लीट हुआ है, यानी कि सिंपल सी बात है कि गुड्स डिलीवर हो गए हैं लेकिन अभी तक पेमेंट पेंडिंग है, या फिर आपने पेमेंट एडवांस में कर दी और गुड्स की डिलीवरी पेंडिंग है, ये हो जाएगा पार्टली एग्जीक्यूटेड, ठीक। सो आई जस्ट होप एग्जीक्यूशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड जो बात करेंगे हम वो करेंगे एनफोर्सिबिलिटी के बारे में। थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको आप अच्छे से समझ लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। एनफोर्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ जो कि किस तरह से आप उसको अप्लाई कर सकते हो, एनफोर्स कर सकते हो, सिंपल हिंदी में समझो तो किसी चीज़ को किस तरह से लागू कर सकते हो आप, ठीक है। ये आता है एनफोर्सिबिलिटी का मतलब, जिसमें सबसे पहला है वैलिड। मान लो मैंने किसी को कोई यहाँ पे अगर हम एनफोर्सिबिलिटी की बात करें तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। किसी पर्सन ने, किसी बिजनेस पर्सन ने किसी और एजेंट को या किसी और बिजनेस पर्सन को कोई प्रपोजल दिया, तो वैलिड में क्या होगा कि मान लो किसी एक बिजनेस कंसर्न ने दूसरे बिजनेस कंसर्न को कोई प्रपोजल दिया और उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो ये वैलिड हो गया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा कि मान लो कि किसी एक बिजनेस पर्सन ने किसी दूसरे बिजनेस पर्सन को
प्रपोजल दिया उस पर्सन ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इनके बेसिस पे डीलिंग होगी हमारी, इन बेसिस पे बिजनेस हमारा रन करेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि जो दूसरा बिजनेस कंसर्न था, से फॉर एग्जांपल वाई बिजनेस कंसर्न, जिसने प्रपोजल दिया वो एक्स और जिसने एक्सेप्ट किया वो वाई, तो एक्स के ने जब प्रपोजल दिया, वाई ने एक्सेप्ट किया, एंड आफ्टर सम टाइम वाई डाइज, राइट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड, कि मतलब एक्सेप्ट तो दोनों ने किया था लेकिन क्योंकि एक की डेथ हो गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो गया, क्योंकि एक्चुअली जिस पर्सन से हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था वो द पर्सन इज नो मोर। उसके बाद आता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट यूजुअली होता है विद अ पर्सन हु इज ऑफ एन अनसाउंड माइंड, जिसका माइंड स्टेबल नहीं है, या फिर किसी माइनर के साथ, माइनर यानी कि जिसकी भी एज 18 ईयर्स से कम हो, उसके साथ अगर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो कहलाता है वॉइड एग्रीमेंट। फिर आता है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जब हम थ्रेटन करके किसी को कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं ना, तो वो कह सकते हो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। ये उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। किसी को हमने थ्रेटन किया और बोला कि हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए और हमने उसकी प्रॉपर्टी थ्रेटन करके खरीद ली, ठीक है, तो वो हो जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल एग्रीमेंट में आएगा जितने भी कह सकते हो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट, किसी का कह सकते हो किसी का मर्डर करके किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर करना, या कोई और इलीगल तरीके से किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर करना, ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक। उसके बाद आएगा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टैम्प्ड नहीं है या फिर कोई भी लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें मिसिंग है, तो वो सब चीज़ें जो आएंगी, जो भी चीज़ें कह सकते हो कि लीगैलिटी से कंप्लाई नहीं कर रही हैं, वो सब की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो पाएगा वो कहलाएगा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो आई जस्ट होप कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको क्लियर हो गया होगा। एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट अगेन, but I am sure short and I just hope that it's very clear to you all. So again I'll remind you, please do like, share and subscribe the channel and be regular with the channel for all the latest updates. Next video, next topic. Till then, take care. Thank you.